एक बार फिर से आपका स्वागत अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। लगातार एक बड़ी कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। उपचुनाव की जंग तो आपने देखी, लेकिन आज है नतीजों की बारी और देखिए किसकी किस्मत खुल गई है। आपके सामने एक बड़ी ब्रेकिंग रख देते हैं। देखिए, खंडवा में बीजेपी प्रत्याशी की जीत हो गई है। अब तक जो कयास लगाए जा रहे थे कि ज्ञानेंद्र पाटिल जीतेंगे और ये जैसे जैसे रुझान आते जा रहा है उससे बात पक्की भी होती जा रही थी, लेकिन कल्पना वर्मा यहां से आगे चल रही है। आपको बता दें, कल्पना वर्मा रेगांव से कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रही है। बीजेपी प्रत्याशी सुलोचना रावत की जोबट से जीत हो गई है। यानी अभी तक का जो स्टेटस सामने आया है उसके हिसाब से खंडवा और 2 विधानसभा सीटें बीजेपी के खाते में और रेगांव कल्पना वर्मा कांग्रेस के पास लाने में कामयाब हो गई। खंडवा से बीजेपी प्रत्याशी की जीत हो गई है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। ज्ञानेश्वर पाटिल 50,000 से ज्यादा मतों से जीतने में कामयाब थे, लेकिन ये जो वोटों का आंकड़ा है, यूं कहें कि जो अंतर है वोटों का पिछले मुकाबले, यानी जाहिर सी बात है नंदकुमार सिंह चौहान साहब काफी अच्छे खासे मतों से, कहा जाता है कि 3 लाख से ज्यादा मत थे जब मोदी लहर में उन्होंने विजय हासिल की थी। और उसके बाद लगातार हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे उपचुनाव हो रहे हैं, दमोह छोड़ दीजिए तो उपचुनाव में चाहे वो फिर सिंधिया जी के पार्टी चेंज करने के बाद उपचुनाव की बात हो और अब दोबारा एक उपचुनाव जिसमें हम देख रहे हैं कि बीजेपी को अच्छा खासा यहां पर लोगों का साथ मिल रहा है। लेकिन अब बात आ गई है इनके नतीजों की। तो खंडवा से हमें दिखाई दे रहे हैं ज्ञानेश्वर पाटिल, जो कि जीत गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें प्रत्याशी के तौर पर उतारा था। खंडवा लोकसभा सीट पर बार बार ये बात कही जा रही थी कि नंदकुमार सिंह चौहान साहब के बेटे हर्ष चौहान को क्यों नहीं टिकट दिया गया, और तमाम प्रयास कि ये बताया जा सके कि गलत निर्णय तो नहीं हो रहा और ज्ञानेश्वर पाटिल को। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट चुना तो उसके पीछे भी उनकी पूरी रिसर्च थी, स्टडी थी और आखिरकार सही उम्मीदवार चुनने की वजह से ही ज्ञानेश्वर पाटिल भी जीतने में कामयाब हो सके। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का फूल यहां से कमल का फूल खिला दिया है। और वहीं हम बात करें अगर रेगांव की, तो रेगांव से कल्पना वर्मा कामयाब हुई हैं जीत दर्ज करने में। कांग्रेस ने अपना पंजा यहां पर स्थापित करने में कामयाबी हासिल की। देखिए, काफी लंबे समय से इंतजार था यहां पर कि आखिर होगा क्या, और बताया भी जाता है कि महिला शक्ति आमने सामने तो है, लेकिन इससे पहले भी ये भी बताया जाता है काफी लंबे समय से कांग्रेस को यहाँ पर जीत का इंतजार था। और अब जब कल्पना वर्मा यहाँ से जीत गई है, लेकिन इसके तरह हम देखें तो एक बड़ी सीट जिसे पृथ्वीपुर जो थी, ब्रजेंद्र सिंह राठौर साहब मंत्री थे इस कांग्रेस का शासनकाल में, सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे थे विधानसभा में, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद, उनके निधन के बाद ये सीट भी खाली हुई थी, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने शिशुपाल सिंह सिसोदिया को मैदान में उतारा था। और वहीं कांग्रेस ने ब्रजेंद्र सिंह राठौर साहब के पुत्र हितेंद्र सिंह राठौर को उतारा था। लेकिन यहां से भी, पृथ्वीपुर से भी भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी न्यूज, अच्छी खबर। और जोबट की बात कर लीजिए तो सुलोचना रावत यहां से जीतने में कामयाब हुई हैं। महेश पटेल साहब को हार का मुंह देखना पड़ा है। तो ये तमाम चीजें हैं जो हार और जीत तो है ही, लेकिन अब इनकी समीक्षा करनी होगी, इनके कारणों का जायजा लेना होगा कि आखिर कौन सी पार्टी को कहां कमी हुई। वैसे कि हम अगर जो अभी तक की जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं वो तो यही बता रही हैं कि कांग्रेस को जो मशक्कत करनी थी, जो मेहनत करनी थी, वो शायद उतनी धरातल पर नहीं हुई। और जो भी कारण है उन्हें हम टटोलने की और कोशिश कर लेते हैं। चलिए, मेहमानों से आपकी मुलाकात जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। चलिए, नीलाभ शुक्ला जी हमारे साथ कांग्रेस से इस वक्त बने हुए। नीलाभ जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका अनादि टीवी पर। नतीजे जो भी आ रहे हों, लेकिन जाहिर है त्योहार का दिन है तो मैं आपको बधाई देती हूँ धनतेरस दिवाली की। लेकिन अब जब हमें चर्चा करनी है तो सवाल तो पूछे जाएंगे सर कि दमोह के बाद आखिर ऐसी कहाँ कमी हुई आपको, या कहाँ आप कमजोर पड़े जिसकी वजह से जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, जो नतीजों की तरफ हम बढ़ रहे हैं आगे, वो आपके पक्ष में नहीं दिख रहे सर? देखिए, रेगांव तो हम जीत रहे हैं, बाकी जो जनादेश हमें स्वीकार है, जो कांग्रेस ने पूरी मेहनत करी, तो कांग्रेस इस पर मुद्दों की लड़ रही, मुद्दों पे चुनाव लड़ी कांग्रेस। जो जनता के मुख्य मुद्दे थे, महंगाई, गैस, डीजल, पेट्रोल की कीमतें, किसानों की खाद की समस्या, कोरोना में सरकार का फेल्यूर, कांग्रेस बहुत ईमानदारी से, मेहनत से एकजुट होकर लड़ी, चुनाव लड़ी, मुद्दों पे लड़ी। यहाँ तक कांग्रेस सभाओं में भी भारतीय जनता पार्टी की सभाओं से ज्यादा भीड़ हुआ।
और यह सबसे बड़ी बात यह है पायल जी की कांग्रेस लड़ी एक सरकार के सामने, जो सत्तारूढ़ सरकार होती है, सत्तारूढ़ सरकार के पास अतिरिक्त शक्ति होती है, सत्ता का दुरुपयोग, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, धन बल, बाहुबल। तो भाजपा ने यहाँ पे खूब पैसा बहाया, सरकारी मशीनरी पर दबाव बनाया, कांग्रेसी लोगों पे मुकदमे दायर किए, उन पे दबाव बनाया। तो बड़ी एक अजीब स्थिति में कांग्रेस चुनाव लड़ी यहाँ पर, चौतरफा दबाव भाजपा ने बनाया। तो पार्टी के जो अच्छे से हमारे साथ जुड़ते रहे, बयान तो कुछ और ही थे सर। तो बधाई के बात है। देखिए इसी तरह खंडवा का वोट का जो अंतर है काफी कम हो गया। देखिए आज जो 2-2.5 लाख के ऊपर था उसको हमने 50,000 पे लेकर आ गए। ये भी कांग्रेस की उपलब्धि है। ठीक है, लेकिन अंततः जीता हुआ ही सिकंदर होता है सर, तो चर्चा तो इसलिए भी इतना कम किया, 2.5 लाख को 50,000 पे लेकर आए, तो ये भी कांग्रेस की जीत है। एक सरकार के खिलाफ हम लड़ रहे थे, चौतरफा दबाव देता है सरकारी मशीनरी हमारे। मैं आपसे कहना चाह रही हूँ मतलब जी, सुबह तक जब हम चर्चा कर रहे थे तो हमें ये बताया जा रहा था कि जनता डायरेक्ट जनता की लड़ाई रही। ये भी कहा गया कि जनता ने महंगाई पर वोट दिया है, जनता ने कांग्रेस को भले ही वोट ना किया हो लेकिन महंगाई के विरोध में बीजेपी को वोट नहीं दिया है, कांग्रेस को वोट दिया है। इस तरह की बातें और भी कई सारी चीजें आप भी लगातार देख ही रहे होंगे। अब वो तमाम बातें, वो तमाम दावे, और अब क्योंकि सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि कमलनाथ जी के नेतृत्व में ये सारी चीजें चल रही थी। अब कमलनाथ जी के नेतृत्व पर भी सवाल उठ रहे होंगे क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ साहब, भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ साहब और भी कई तरह के आरोप बीजेपी वाले लगाते हैं आपके ऊपर। लेकिन जाहिर है अब इस बात पर भी सवाल उठेंगे, पूछा तो उन्हीं से ही जाएगा जिनके कंधों पर जिम्मेदारी दी गई थी। देखिए कमलनाथ जी के नेतृत्व में ही प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। अभी भी कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमने उपचुनाव लड़े और आपने हमको अच्छा प्रदर्शन किया है, हम संतुष्ट हैं हमारे प्रदर्शन से। आज खंडवा में हमने वोट का परसेंटेज कांग्रेस का बढ़ा है, रेगांव चुनाव हम जीते हैं। फिर भी ठीक है, सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ना है, उसमें बहुत सी चुनौतियां रहती है, लेकिन कहीं भी नेतृत्व पे सवाल नहीं है। ठीक है, तो कोई ऐसी वजह आप गिनाना चाहेंगे जहां आप लोगों से चूक हुई, गलती हुई? क्योंकि हमारे विश्लेषण में तो बहुत सारी बातें निकल कर सामने आ रही हैं, लेकिन नीलम जी आपको क्या लगता है कि कहाँ, देखिए स्वीकार करने में किसी चीज को कोई बड़ा या छोटा नहीं हो जाता है, लेकिन अगर उसे सुधारा जा सके तो बेहतरीन हो जाएगा प्रयास। लेकिन जनादेश हमें स्वीकार, हमारी कहाँ गलती हुई, कहाँ चूक हुई, कहाँ हम अपनी बातें जनता तक नहीं पहुंचा पाए, हम उसका आत्ममंथन करेंगे, चिंतन करेंगे। आपको लगता है कि अगर खंडवा की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि खंडवा लोकसभा सीट थी, काफी महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए भी, और यहाँ से सीधा दिल्ली तक संदेश जाता, अगर ये सीट आप लोग दिल्ली तक संदेश तो खैर अभी भी जाएगा ही, चाहे बीजेपी जीते चाहे कांग्रेस जीते, लेकिन पॉजिटिव मैसेज जाता अगर आप खंडवा लोकसभा वोट पर एक अच्छा कैंडिडेट उतारते या फिर जो आपकी मिस्टेक्स हुई हैं उसे ना होने देते। बार बार ये कहा गया कि अरुण यादव जी एक मजबूत कैंडिडेटर हैं वहां पर, और बार बार उनका ही नाम आ रहा था, उनकी दावेदारी मजबूत दिखाई दे रही थी, लेकिन ऐन मौके पर आकर उन्होंने अपना कैंडिडेचर वापस ले लिया कि नहीं, वो नहीं लड़ना चाहते चुनाव। कई रूमर्स हुए कि उनसे वापस दिलवाया गया है, पार्टी नहीं चाहती, कमलनाथ जी नहीं चाहते, क्योंकि उनके अनबन की खबरें आती ही रहती थी, भले आप लोग उसे स्वीकार करें या ना करें। अब जब स्थिति सामने है तो लगता है कि कैंडिडेचर में भी कोई आप लोगों ने त्रुटि की, और जो कैंडिडेट आपके थे उनके लिए भी कहा जा रहा था कि दिग्विजय सिंह साहब की चलिए वहां पर, क्योंकि उनके करीबी माने जाते हैं पुरनी साहब। देखिए अरुण यादव जी ने पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए चुनाव लड़ने से मना किया, लेकिन कहीं भी अरुण यादव चुनाव क्षेत्र से बाहर नहीं रहे। अरुण यादव जी पूरी तन मन धन से पूरे चुनाव में लगे हुए हैं, जैसे खुद ही लड़ रहे हैं। राजसभा अनबन का होता चुनाव में क्यों रहते, कहीं नाराजगी नहीं थी। और राजनारायण सिंह जी एक वरिष्ठ नेता, 3 बार के विधायक रह चुके हैं और आज बहुत अच्छे चुनाव लड़े, तभी आज वोटों का परसेंटेज इतना कांग्रेस का बढ़ा है और मात्र 50-55 हजार से इनकी जीत हुई है, जो आज 2.5 लाख की जीत के अपने 50,000 रुपए लाकर खड़े करी। मैं आपसे फिर रिपीट कर रहा हूँ पाटिल जी कि हमें सरकारी मशीनरी के खिलाफ चुनाव लड़ना पड़ा, ये बहुत चुनौतीपूर्ण था। हमने धन बल का प्रयोग नहीं किया, बाहुबल का प्रयोग नहीं किया, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कांग्रेस ने नहीं किया, जो भाजपा ने सब किया, पैसा बंटवाया, शराब बंटवाई, कांग्रेस के नेताओं पर जबरन केस थोपे, प्रचार नहीं करने दिया, जो तरफा दबाव बनाया उन्होंने, उसके बाद भी कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा है, उससे संतुष्ट है। ये आपका अपना आंकलन है, और
इन तमाम चीजों के बाद, क्योंकि हमने जब 2018 का विधानसभा चुनाव देखा था नीरव जी, तो ये बार बार कहा जा रहा था कि एक मजबूत वोट बैंक आदिवासी वोटर्स वो खसक कर कांग्रेस के पाले में चले गई। 2018 के वक्त की हम चर्चा कर रहे हैं, और उसके बाद धीरे धीरे आज की जो हम परिस्थितियां देख रहे हैं, वापस उस वोटर को अपने पाले में लाने में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये माना जाए कि जिन वोटर्स पर दोबारा आप पकड़ जमा पाए थे, एक झटके में उसे एक उपचुनाव में ही खींच कर ले गई भारतीय जनता पार्टी आपसे, और उसकी वजह भी आप लोग जानते हैं, सुलोचना रावत। ऐसा कहीं भी नहीं है। आदिवासियों को जो कांग्रेस ने काम किए तो आदिवासी जानते हैं। सिवा प्रलोभन 70 साल में की सरकार थी, आदिवासियों स्तर में कहीं सुधार नहीं है। आज भी उनकी मूलभूत व्यवस्था, सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य सुविधाएं कहीं भी नहीं, शिक्षा व्यवस्था कहीं नहीं है। आदिवासियों सिवा उपयोग करने के लिए और उन्हें प्रताड़ित करने के अलावा भाजपा ने कुछ नहीं किया है। तो आदिवासी और दलित पर हमेशा कांग्रेस के साथ रहा है, तो कांग्रेस को उसका नुकसान नहीं हुआ है। क्योंकि क्षणिक रूप से कुछ प्रलोभन देके भाजपा ने कुछ, क्योंकि आदिवासी समागत खुले होते हैं, तो कुछ क्षणिक प्रलोभन देकर एक भूमिका बनाकर या भ्रम का वातावरण पैदा कर कुछ वोट भाजपा जरूर कमा सकती है, लेकिन ये अस्थायी नहीं है। हम फिर कह रहे हैं आदिवासी वोट कांग्रेस के साथ है। 2023 तो अभी कांग्रेस का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। हमने जो सीट आदिवासी बाहुल्य सीट थी, जहां पर सबसे ज्यादा वोट बैंक आदिवासियों का है, अगर वहां से जो कैंडिडेट निकल कर जा रही है वो अगर बीजेपी की है, तो वोट बैंक किसके पास गया? स्वाभाविक सी बात है ना। मैं इसलिए शुरुआत में कहा मैंने आपसे कि स्वीकार करने में कोई दिक्कत थोड़ी ना है, गलती थोड़ी ना कर रहे हैं आप, या फिर आप झुक नहीं जाएंगे, कम नहीं हो जाएंगे, आंकड़ा नहीं होगा, मंथन करेंगे तो अपनी गलती सुधारेंगे। तो वही ना, छूटा है ना आदिवासी वोट बैंक आपका, और पृथ्वीपुर सीट, उसका आकलन करना तो बेहद ही जरूरी हो जाता है जब तक आपके पास। मैंने आपसे क्या कहा, आदिवासी समागत भोले होते हैं, कुछ समय के लिए भ्रमित किया जा सकता है, भ्रम का वातावरण पैदा किया जा सकता है, लेकिन जब तक उनकी आज इतने सालों में आदिवासियों ने क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने, क्षणिक प्रलोभन देकर आप कुछ वोट कमा लोगे तो स्थायी वोट काफी थोड़ी रहेगी वो। ठीक है सर, अब अगले सवाल की तरफ मैं बढ़ रही हूँ। ये भी कहा गया कि मुद्दों को जिस तरह से प्रोजेक्ट करना चाहिए था आप लोगों को, खास तौर पर उन लोगों के सामने जिनके लिए आप कह रहे हैं कि महंगाई जिनकी वजह से पड़ी, जनता इनकी वजह से परेशान, तमाम आरोप प्रत्यारोप, लेकिन असल में यही पूछना चाहूंगी आपसे मैं कि क्या उन मुद्दों को सही तरीके से प्रोजेक्ट कर सके, क्योंकि ये वो मुद्दे हैं जो जनता की नब्ज हैं, जनता उन पर जाहिर है गुस्सा उनका फूटता ही, अगर उन मुद्दों को तरीके से भुनाया जाता तो वो भी एक गलती हुई। जी नहीं, हमने चुनाव मुद्दों पर ही लड़ा, हमारी सभाओं की रिगार्डिंग हमने कहीं विपक्ष को ना उससे कोसने के, हमने जो सत्यता थी, जनता के मुद्दे थे, महंगाई, कर्मचारी सरकार का फेलियर, किसानों की समस्या, दलित आदिवासियों की समस्या, इन समस्याओं पर ही चुनाव लड़ा। कहीं जनता को भ्रमित नहीं किया, नहीं कोई झूठे वादे खोखले वादे की, लेकिन भाजपा ने इस सभा में कहीं भी मुख्य मुद्दों की चर्चा जिक्र नहीं था। आपके पास नीलम जी हर बात का जवाब है, आप हर चीज को कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं, तो आकलन किस चीज का करेंगे? मैं आती हूँ आपके पास, बाकी मेहमानों को हम शामिल कर लेते हैं। डॉक्टर सनवर पटेल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत करती हूँ डॉक्टर सनवर पटेल साहब, भारतीय जनता पार्टी से लौट रही हूँ सर आपके पास, अभी हम चर्चा करेंगे, बाकी मेहमानों को शामिल कर लूं मैं। देवदत्त दुबे साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़े हुए। देवदत्त दुबे साहब बहुत स्वागत आपका भी अनादि टीवी पर। सबसे पहले डॉक्टर सनवर पटेल साहब आपको शुभकामनाएं, बधाई धनतेरस की, दिवाली की, और जो आप नतीजे आ रहे हैं उसको लेकर भी क्या कहना चाहेंगे सर? जितनी मेहनत की उतना फल मिला? बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, कम हो गया? धन्यवाद पारुल जी। जी सर, मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे जोगढ़ के प्रत्याशी और जब अब जो विधायक चुनी गई है सुलोचना रावत जी, मैं बधाई देना चाहता हूं ज्ञानेश्वर पाटिल जी को, शिशुपाल यादव जी को और वहां के तमाम कार्यकर्ताओं को जिन्होंने प्रण प्राण से भारतीय जनता पार्टी के लिए रात दिन एक करके काम किया, और मैं वहां की जनता का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। देखिए पारुल जी, ये जो चुनाव था, ये चुनाव कोई ऐसा कारण इस समय नहीं था कि इससे कोई सरकार बनने वाली है या बिगड़ने वाली है, लेकिन जब सरकार काम करती है तो सरकार को प्रतिसाद के रूप में आशीर्वाद मिलता है, तो सरकार अपने कामों को आगे बढ़ाती है। देखिए कांग्रेस ने इस चुनाव को पूरा लूज किस तरह से किया कि कांग्रेस कहीं इस चुनाव में नीचे तक जाने की हिम्मत नहीं कर पाई। कितनी सभाएं उनके नेताओं ने की, बड़े नेताओं ने की, ये आपके सामने है
किस प्रकार के मुद्दे उनके नेता लेकर आए, ये आपके सामने है। किस प्रकार से हल्की भाषा का उपयोग किया गया, जनता ने इन सब बातों को नकारा है। और भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, भारतीय जनता पार्टी की जो जनहितैषी योजना है, जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान और विष्णुदत्त शर्मा जी की संगठनात्मक जो जोड़ी है, उसको स्वीकार किया है। तो इसलिए मैं सारी जनता को जहां जहां उपचुनाव थे उनको बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। ठीक है, आपको भी बधाई, शुभकामनाएं। और जाहिर सी बात है, लेकिन फिर भी रेगांव आपसे छूट गई है सर, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं रेगांव में जो हुआ है उसके वहां के स्थानीय कारण हैं, उन स्थानीय कारणों पर भी समीक्षा की जाएगी और अपनी कहाँ कमी रह गई है उसको सुधार किया जाएगा। लेकिन वहां का जो सबसे बड़ा कारण है, वो बड़ा कारण बहुजन समाज पार्टी को जो अंतिम समय में कांग्रेस ने वहां पर खड़ा नहीं होने दिया और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के जो विरुद्ध किस प्रकार से माहौल बनाया जाए और सारे वोटों को इकट्ठा किया जाए, ये भी एक बड़ा कारण वहां का रहा है। पारुल जी, ठीक है सर, मैं लौटती हूँ आपके पास। हमारे साथ देवदत्त दुबे साहब इस वक्त मौजूद हैं फोन लाइन पर। लेकिन दुबे साहब, रेगांव छूट गई, बाकी जरूर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाते हुए दिख रहे हैं। रेगांव को लेकर ये भी कहा गया कि जातिगत समीकरण बहुत बिठाने की कोशिश की गई थी बीजेपी की तरफ से, हर तरह की प्रयास, लेकिन उसके बावजूद भी रेगांव छूटती हुई दिख रही है। और उसके अलावा खंडवा में जो मार्जिन नजर आ रहा है, अंतर नजर आ रहा है, वो भी काफी कम हो गया सर पहली बार से। कैसे देख रहे हैं सर दुबे साहब? हाँ, ये उपचुनाव वाकई में प्रदेश में बहुत ही संदेश देने वाले थे और दोनों ही दलों के लिए अलग अलग सीट पर अलग अलग महत्व लिए हुए थे। इस कारण इन चुनावों को बहुत महत्व दिया गया और आज जब परिणाम आ रहे हैं तो विभिन्न प्रकार के संदेश दोनों दलों के लिए हैं। जो इन संदेशों को जनता की बात को आत्मसात कर लेगा, उसके लिए 2023 और 24 में कुछ सुविधा हो सकती है। अन्यथा फिर वही चुनाव आएंगे और वही जोड़ तोड़ मैनेजमेंट की बातें होंगी। आप देखें कि 2 सीट भाजपा के परंपरागत गढ़ थे, खंडवा और रेगांव, और 2 सीट प्रतीकपुर और जोबट कांग्रेस की परंपरागत गढ़ है। यहाँ लगातार दोनों पार्टियां जीत रही हैं। लेकिन उलट फिर ऐसा हुआ कि जहाँ खंडवा में भाजपा अब भारी बहुमत से जीती थी, 2 लाख 3 लाख 4 लाख वोटों से, वो भी 1 लाख पहुंचने पर ही संघर्ष कर रही है। रेगांव बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त आ रही है सर, माफी के साथ दुबे साहब आपको रोकना पड़ेगा। देखिए, जो अपडेट इस वक्त आ रहा है वो ये है कि जोबट में बीजेपी की जीत हो गई है, प्रत्याशी बीजेपी की सुलोचना रावत की तो जीत हो गई है। और उसके अलावा हम देख रहे हैं खंडवा में आगे चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट, 6000 से ज्यादा मतों से जीती है सुलोचना रावत। पृथ्वीपुर में बीजेपी शिशुपाल यादव साहब 12000 से ज्यादा मतों से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, आगे हैं। खंडवा में बीजेपी प्रत्याशी आगे, ज्ञानेश्वर पटेल 76,193 मतों से आगे चल रहे हैं। रेगांव में कांग्रेस प्रत्याशी कल्पना वर्मा की जीत हो गई है। इसके अलावा आपको अपडेट दे देते हैं, 12,096 वोट से कल्पना वर्मा जीत गई हैं। जोबट में बीजेपी की जीत हुई है। ये अब तक हम आपको तमाम चीजें बता चुके हैं, अब सिर्फ जो वोटों का अंतर है वो हम आपको बता रहे हैं। 76,000 के पार चला गया सर। हम खंडवा की बात कर रहे थे अभी तक दुबे साहब। तो पिछला चुनाव 2,77,000 से ज्यादा मतों से नंदू भैया जीते थे जी। तो वो आंकड़ा बीजेपी को पाना खैर मुश्किल होगा, क्योंकि मतदान भी 11% यहाँ मतदान कम हुआ है, इस कारण इतनी बढ़त भी नहीं मिलेगी। लेकिन अलग अलग कारणों से है। जोबट और प्रतीकपुर जहाँ भाजपा ने जीतकर इस तरह से जोबट में आदिवासियों के बीच अपनी पकड़, मजबूत पकड़ की स्थिति बता दी है। वहीं प्रतीकपुर जीतकर एक बुंदेलखंड का एक महत्वपूर्ण गढ़ कांग्रेस का तोड़ दिया और दूसरा यूपी से लगी हुई है सीट की। तो यूपी में 3 महीने बाद विधानसभा के आम चुनाव, तो वहाँ के लिए वातावरण बनाने का भी काम किया है। और लेकिन रेगांव जो बिंद में कांग्रेस की 2018 में बुरी हार हुई थी और कमलनाथ बार बार कहते थे कि यदि बिंद ने हमारा साथ दिया होता तो सरकार नहीं गिरती। अब 2023 के पहले बिंद का एक महत्वपूर्ण द्वार रेगांव के रूप में कांग्रेस पार्टी ने खोल लिया है। और ये भी एक संदेश है कि यदि भाजपा नहीं लड़ी प्रदेश में
तो फिर भाजपा के लिए बहुत मुश्किलों वाला चुनाव रहेगा। इन सब बातों को निहितार्थ जो भी दल आत्मसात करेगा उसके लिए बहुत सुविधा होगी, अन्यथा प्रदेश में नए राजनीतिक वातावरण, नए संदेशों का निर्माण होगा और जो 2023 में निर्णायक भूमिका में रहेगा। जी पारुल। जी सर। सर लेकिन एक चीज और मैं आपसे चर्चा करना चाह रही थी कि इस चुनाव को लेकर ये भी कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अगर जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना नहीं मिला तो शिवराज जी पर भी सवाल उठेंगे। इधर ये भी कहा जा रहा था कि कांग्रेस को अगर जितना जनता का प्यार मिलना चाहिए उतना नहीं मिला इतनी मेहनत करने के बाद भी, तो कमलनाथ जी पर भी सवाल उठेंगे। आज ये स्थिति किस तरह से आप इसे समझाना चाहेंगे दुबे साहब? नहीं, ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ है। आज शिवराज जी अपने नेतृत्व को ये बता सकते हैं कि हमने खंडवा लोकसभा तो जीत ही रहे और हमने कांग्रेस के 2 महत्वपूर्ण गढ़ पृथ्वीपुर और रैगांव को तोड़ा है। और कमलनाथ और भाजपा ये भी कह सकती है कि उन विपरीत परिस्थितियों में जब प्रतिदिन डीजल पेट्रोल के कारण महंगाई बढ़ रही थी, खाद के संकट से किसान जूझ रहा था, इसके बावजूद हमने ये जीत हासिल की है। और कमलनाथ अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को ये समझा सकते हैं कि भाजपा की सत्ता बल, धन बल, बाहुबल के और दर्जनों नेताओं के मुकाबले पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जनता के दम पर इतना कड़ी टक्कर दी है। रैगांव जैसी भाजपा के गढ़ को छीना है, खंडवा में जीत के अंतर को कम किया है। तो सबके लिए अपने अपने तर्क है, कोई ऐसी वो समस्या नहीं है। बिल्कुल, यानी समझाइश देने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन आपको लगता है कि आने वाले समय में कांग्रेस का चेहरा दोबारा कमलनाथ जी होंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं इस वक्त, क्योंकि बार बार यही कहा जा रहा था कि ये आने वाले चुनाव का लिटमस टेस्ट है, कौन सी पार्टी जनता के बीच जाकर अपने पैठ बना पाई है, जनता किसे पसंद कर रही है, ये तमाम चीजें ओपन हो जाएंगी। इसके बाद कांग्रेस खेमे में आगे आप क्या देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस के लिए तो अभी कमलनाथ का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि जो संसाधन अधिकतम जुटा सकते हैं वो कमलनाथ ही जुटा सकते हैं। जो उनके ही अधिकांश समर्थक विधायक है और उन्हीं का बनाया हुआ संगठन है जो उन्होंने मंडलम के माध्यम से तैयार किया था। और जिस तरीके से उन्होंने 50 लाख की सदस्यता का टारगेट लेकर प्रदेश में अभियान शुरू किया है, तो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि अभी कमलनाथ जैसे पार्टी के अंदर सर्वमान नेता को किसी प्रकार की पार्टी के अंदर कोई चुनौती होगी। क्योंकि अब जो 2023 की विधानसभा के चुनाव है उसमें अनुभवी नेता की जरूरत है और एक जो सबको साथ लेकर चल सके। बाकी अभी जो नेता हैं उनके साथ पूरी पार्टी एकजुट हो पाएगी कि नहीं, इस पर संदेह रहेगा। लेकिन कमलनाथ इस काम को अभी भी कर सकते हैं और वो जिस तरह से मध्य प्रदेश नहीं छोड़ रहे हैं, एक संभावना व्यक्त की जा रही थी कि सरकार गिरने के कुछ महीने बाद वो मध्य प्रदेश छोड़ देंगे। वो जिस तरीके से लगातार सक्रिय है, तो वो 2023 के लिए जो सपने सजोए हैं अभी वो उसमें काम करेंगे और मतलब पार्टी भी उनको एक मौका और देगी। ठीक है, नीलम जी वापस आपके पास आते हुए दुबे साहब ने बहुत सारी चीजें समझाने की कोशिश की और अगर चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। आकलन की बात कर रहे थे, मैंने वही कहा आपसे कि अगर वजहें हैं तो उन वजहों को दुरुस्त करना होगा और अगर मानेंगे ही नहीं कि वो वजहें थी तो दुरुस्त कैसे होंगे? सर देखिए, मैंने आपसे कहा कि बात चिंतन करें, हमसे कहा चूक हुई, हम अपनी बात क्यों नहीं पहुंचा जनता तक, तो हम उसका आप चिंतन करें। लेकिन हम हमारे चुनाव लड़ने की प्रक्रिया से लगभग संतुष्ट हैं, क्योंकि हमने रेगांव जीता है, खंडवा में जीत का अंतर काफी कम किया है। चूक हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपके बात बताना चाहता हूं कि हमें एक सरकार के खिलाफ जो सत्तारूढ़ दल है उसके खिलाफ चुनाव लड़ना था। बड़ी चुनौतियां थी हमारे सामने, दबाव था, चौतरफा दबाव था। मैं बार बार बात रिपीट कर रहा हूँ, संसाधन जो उनके पास होते हैं, सरकारी मशीनरी होती है, पैसा होता है, जमाने भर के मंत्री। मैं सारी चीजों से आपके सहमत हो सकती हूँ, लेकिन आप ये भी तो आप अपनी बातों में रखिए ना कि नेगेटिव इम्पैक्ट कितना था। सरकार के साथ एंटी इनकम्बेंसी थी, कोरोना में आप कह रहे हैं कि कितनी सारी चीजें थी उनको हमने बुलाया, महंगाई को हमने बुलाया, तमाम मुद्दों को तो लेकर आप चल रहे थे। ऐसी मुद्दों की बिल्कुल भी कमी नहीं थी, आराम से घिरी हुई थी सरकार आपसे, लेकिन बावजूद उसके भी आपका पलड़ा कमजोर रहा।
तभी तो जीत का इतना खंडवा में कम हुआ है, हम मुद्दों पर चुनाव लड़े तभी तो हुआ है, वरना अभी ये बढ़ता जा रहा है सर। पहले हम 60 के आसपास थे, फिर 68 हो गया, फिर अब 76 हो गया सर। दूसरे प्रदेश के केंद्रीय मंत्री सब लगे हुए थे, उसके बाद भी कांग्रेस का अंतर कर दिया, लगभग 50 बना के ठहरा दिया, तो ये कांग्रेस की जीत ही। ठीक है, सनवर पटेल साहब कहिए। देखिए पारुल जी, हमारे विद्वान मित्र नीलाभ शुक्ला जी हमेशा बोलते हैं कि इनके मंत्री लगे थे, उनके कैबिनेट मंत्री लगे थे। देखिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में यही बड़ा अंतर है। भारतीय जनता पार्टी में जो केंद्रीय मंत्री हो या कैबिनेट मंत्री राज्य के हो, सभी पहले वो कार्यकर्ता है और इसी नाते वो श्रम की पराकाष्ठा करते हैं। जहां भी उनको जिम्मेदारी दी जाती है वो पूरी गंभीरता से काम करने का प्रयास करते हैं और परिणाम फिर हमारे सामने आते हैं। वहीं कांग्रेस में इस प्रकार से नहीं होता है। कांग्रेस में कार्यकर्ता आधारित कोई काम नहीं है। कांग्रेस में नेता आधारित पार्टी है और नेता आधारित ही उनके कार्य की रचना है। जब नेता जैसा चाहेगा उनके फॉलोअर्स उस प्रकार से काम करेंगे, बाकी अगर उस नेता को इन्होंने टिकट नहीं दिया तो बाकी लोग काम नहीं करेंगे। तो ये बड़ा अंतर है। और कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी दो लोगों में पूरी तरह से सिमट गए हैं मध्य प्रदेश में। जिस प्रकार से कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी हैं उन्हीं में सिमटे हुए हैं। और कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी दोनों लोगों ने कितनी सभाएं की, कितनी बार वो क्षेत्र में गए हैं, ये सब आंकड़े आपने पारुल जी आपके टीवी के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश की जनता को दिखाए हैं। तो ये कोरोना काल की भी आपने बात की, तो कोरोना काल के अंदर जिस प्रकार से विपरीत और विषम परिस्थितियों में भी मध्य प्रदेश की सरकार ने मोर्चा संभाला, जिस प्रकार से अपनी जान को जोखिम में डालकर खुद संक्रमित हुए, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी विष्णुदत्त शर्मा से लगाकर तमाम लोग जिस प्रकार से संक्रमित होने के बावजूद भी नहीं डरे और मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ की जनता की जान और जान बचाने के लिए निरंतर रात दिन एक किया, यह भी मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है। तो ये ना इनके पास जाकर कुछ बोलने को था क्योंकि इन्होंने कुछ काम किए नहीं। कोरोना काल में भी कांग्रेस की यह स्थिति थी कि छिंदवाड़ा तक में लोगों ने पोस्टर लगा दिए, वहां की जनता ने पोस्टर लगा दिए थे कि कमलनाथ जी कहां हैं। और कोरोना काल के बाद भी ये चुनाव की जब घोषणा हुई उपचुनाव की, तब तक कमलनाथ जी कहीं मध्य प्रदेश में दिखे नहीं। उसके बाद जब एक दिन यहाँ आए और उसके बाद क्या हुआ अरुण यादव जी का, क्या हुआ एनपी प्रजापति जी का, क्या हुआ सचिन बिड़ला जी का, ये सब हमारे सामने है। कांग्रेस गुटों में बटी हुई कांग्रेस है, व्यक्तियों की कांग्रेस है। यहाँ कांग्रेस में कहीं कोई सकारात्मकता नहीं है। अगले चुनाव में सचिन बिड़ला जी कोई टिकट दे रहे होंगे आप? देखिए ये भारतीय जनता पार्टी का जब कोई कार्यकर्ता बनता है पारुल जी, ये उसके बाद की प्रोसेस है, खासतौर पर विधायक हो। देखिए पारुल जी, भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कभी भी कि कांग्रेस में, समाजवादी में या वामपंथ में भी कोई अच्छा नेता नहीं है। लेकिन वहां के जो अच्छे नेता हैं, जो जनता के बीच में लोकप्रिय नेता हैं, जो अनुभवी और प्रतिबद्धता वाले नेता हैं, उनको अगर उनकी पार्टी अपमानित करेगी, उनसे कोई संवाद नहीं करेगा, जितने भी नेताओं ने इनकी पार्टी को छोड़ा है, उनका गुणगान तभी हो पाएगा जब वो आपकी पार्टी में आ जाएंगे। देखिए हमने कभी नहीं कहा कि वहां कोई अच्छा नेता नहीं है। अगर वहां का कोई अच्छा नेता वहां अपमानित महसूस करेगा और भाजपा की रीति नीति के साथ काम करना मंजूर करेगा, भारत माता के लिए काम करना मंजूर करेगा, तो भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करती है कार्यकर्ता के नाते। और जब कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का वह बन जाता है तो फिर गुण दोष के आधार पर कौन रणनीति में कौन फिट बैठता है, कौन सर्वाधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी को जिताता है, आपकी रणनीति की सुलोचना रावत जी तब जाकर भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है और भारतीय जनता पार्टी का सारा कार्यकर्ता एक साथ होकर उसको जिताने का प्रयास करता है। नहीं समझ पाए, लेकिन आपकी पैनी नजर उसे भाप गई और सुलोचना रावत जी को अपने पाले में लाने में आप लोग कामयाब हुए और जीत पे परिणाम आपके सामने पड़ेगी रणनीति की। दोनों असल सवाल सुनिए सर, जो बीजेपी से करना चाहिए कि कहां आपसे चूक हुई, जो खंडवा में जो ये वोटों का अंतर है वो इतना डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। दूसरा कि रेगांव जो आपका गढ़ था, आपका क्षेत्र था, वहां आप कैसे फ्लॉप हो गए? देखिए पारुल जी, खंडवा का जहां तक सवाल है, लोकसभा के चुनाव में आपने देखा होगा 2019 के चुनाव में कि जहां हम ये सोच रहे थे कि यहां 1 लाख मतों से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा, वहां 4 लाख और 5 लाख वोटों से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीता। तो उसका क्या कारण था कि देश की जनता नरेंद्र मोदी जी में विश्वास कर रही थी, लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया था। तो जहां नरेंद्र मोदी जी को वोट देने के कारण से हर जगह लोगों ने यह माना कि हमारे सामने प्रत्याशी मोदी जी है, तो 1 लाख जहां हम अपेक्षित कर रहे थे वहां 5 लाख वोटों से जीते। तो आज जो उपचुनाव हुए हैं खंडवा में, यहां पर कोई ऐसा कारक नहीं था कि देश की सरकार बननी या बिगड़नी है, यहां ऐसा कोई कारण नहीं था, नंबर 1। नंबर 2,
हमको सब लोगों को समीक्षा करना पड़ेगी, सभी राजनीतिक दल के लोगों को समीक्षा करना पड़ेगी कि जो मतदान का प्रतिशत कम हुआ है वो क्यों हुआ है, आखिर क्यों निरस्ता का भाव आया है। उसके भी 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो सरकार स्थायी है, सरकार पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एक ये कारण भी हो सकता है। दूसरा कारण पारुल जी ये भी हो सकता है कि जनता पूरे 5 साल में चुनाव चाहती है, या दूसरा कोई तीसरा कोई कारण हो सकता है। सभी राजनीतिक दल को इस पर समीक्षा करना चाहिए और जन जागरण के काम करना चाहिए और सुधार के काम इस प्रकार से कैसे सर्वाधिक लोग अपने मतों का उपयोग करें। तो मेरे अनुसार इन कारणों से वहां वोट का परसेंटेज जो है वो कम हुआ है और उसी कारण से जो मतों का जीतने का अंतर है का उपयोग नहीं किया आप लोगों ने, लेकिन भले ही खंडवा में जाके केंद्र की योजनाओं को खूब भुनाया, खूब गिनाया। और रहगांव के बारे में भी आपने मुझसे प्रश्न किया है। मैं रहगांव के बारे में बताना चाहता हूं कि हम 3 जगह पर खुशी मनाएंगे और 1 जगह पर समीक्षा करेंगे कि आखिर कहां भूल हुई है, कहां कमी रह गई है। लेकिन साथ में मैंने बहुजन समाज पार्टी देवदत्त जी दुबे जी ने भी कहा इस बात को कि बहुजन समाज पार्टी का जो चुनाव अंतिम समय में नहीं लड़ना भी एक बड़ा कारण रहा है। पर मैं इसको मना नहीं कर रहा हूं कि हमारी कमी नहीं रही, हम इसकी निश्चित रूप से समीक्षा करेंगे। हम 3 जगह खुशियां मनाएंगे और 1 जगह समीक्षा करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन ये भी मानते हैं सर कि जातिगत समीकरण या वोट बाहुल्य क्षेत्र देखकर कैंडिडेट को उतारना भी यहाँ आपकी स्ट्रैटेजी काम नहीं आई? सभी जगह एक जैसा विचार, शायद स्ट्रैटेजिकल तरीके से काम करना, वो उतना प्लस पॉइंट या फिर सफल नहीं होता। देखिए पारुल जी, भारतीय जनता पार्टी में जब टिकट तय होते हैं तो उसके कई दौर से उसको गुजरना पड़ता है। कार्यकर्ता जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं, मंडल स्तर के कार्यकर्ता है, वहां से लगाकर तो बातचीत होते हुए, फीडबैक लेते हुए संसदीय बोर्ड तक मामला जाता है। कहाँ कमी हुई है उसकी निश्चित रूप से हम लोग समीक्षा करेंगे और उसमें सुधार करेंगे। ठीक है, समीक्षा करेंगे, सुधार करेंगे। लेकिन दुबे साहब, आप जरा इस पर नजर डालिए कि आखिर कैसे जो प्रतिमा बागरी जी हैं उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा, और कल्पना वर्मा जी, जबकि हम देख रहे हैं कि खासतौर पर यहाँ पर इतना कोई टफ, हार्ड एंड टफ, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट कैंडिडेट दोनों की तरफ से नहीं थे। तो यहाँ आप बीजेपी के हार को किस तरह से आकलन कर रहे हैं, क्या वजह रही? दुबे साहब का फोन डिस्कनेक्ट हुआ है क्या? चलिए मैं लौटती हूँ। दुबे साहब शायद हमारे साथ भी फोन लाइन पर मौजूद नहीं है। नीलम जी, सवाल वही कि तमाम मुद्दों को भुनाने के बाद भी जब हम अपनी उस हद तक वो कामयाबी जो मिलनी चाहिए वो नहीं कर पाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने कोई कसर छोड़ी। तमाम सभाएं, प्रचार प्रसार, हर मुद्दे को, और फिर उसके बाद कार्यकर्ता भी, सभी चीजें तो थी आपके साथ, लेकिन बावजूद उसके भी अगर नतीजे आ रहे हैं तो अब समीक्षा तो होगी, लेकिन रणनीति में किस तरह का परिवर्तन हो, क्योंकि ऐन वक्त पर आते आते जब हम देख रहे थे कि इलेक्शन के, बाय इलेक्शन के कुछ घंटे पहले एक और कार्ड जो धर्म, जाति और मंदिर, टेम्पल रन, ये तमाम चीजें भी आप लोगों ने कहीं से कहीं तक नहीं छोड़ी। उसके बावजूद भी अगर ये नतीजे हैं तो जाहिर सी बात है अब आपको और विचार करना होगा, स्ट्रैटेजी में चेंज करना होगा, और ये भी समझना होगा कि सिर्फ क्योंकि इंटरनल चीजें हैं उस वजह से आप किसी कैंडिडेट को मैदान में नहीं उतार रहे हैं, ये टिकट नहीं देना चाह रहे हैं, उसका भी कारण आपको उसके भी कारण आपको ये रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और जब सुलोचना रावत जी का नाम आए, अरुण यादव जी का नाम आए, तो फिर इंटरनली इस पर समीक्षा या मंथन करना आवश्यक तो है ही, लेकिन अब इसे दुरुस्त करना होगा। सिर्फ मंथन करने से काम नहीं चलेगा सर, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन जनता को चाहिए, और उसके लिए आपकी कामयाबी भी जरूरी है। अगर हार रहे हैं तो कामयाब भी आपको होना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए वही बात फिर से दोहराऊंगी कि मंथन के साथ उस पर इम्प्लीमेंट, हम सोच रहे हैं हमारी गलती है, उसे दुरुस्त करना है, उस पर इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए सर। क्योंकि 2000 मैं अगर उपचुनाव का जिक्र करूं सिंधिया जी के समय पर, उसके बावजूद हमने देखा कि दमोह में जीत के बाद आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, ऐसा क्या? देखिए, पहले आपको मैं क्लियर कर दूं कि धर्म का जो आपने कहा कि हमने धर्म की कांग्रेस नौटंकी नहीं करती, मैंने नौटंकी शब्द का प्रयोग नहीं किया सर। मैं बोल रहा हूँ अपनी तरफ से। हाँ। ये जो भैया भाजपा का खेल है कि वो मोदी जी गुफा में बैठ गए, साधना कर रहे हैं, कैमरे लगे हुए हैं, जो बड़े ये कांग्रेस के जो प्रियंका जी को आप टारगेट कर रही है, या कमलनाथ जी शिव मंदिर गए थे, ये स्वाभाविक रूप से दर्शन करें, उसका चुनाव से या कोई लेना देना नहीं, सब लिंक मत कीजिए। ये भाजपा के खेल है, ये हमारे काम नहीं है। हम चाहें तो नौटंकी और आप चाहें तो स्वाभाविक। गुफा में कैमरे लगवाए थे साहब, हमारे तो कैमरे लगाए, प्रियंका जी नहीं गई।
आप गुफा में अरे हम तो आपका भी स्वागत करते हैं, आप भी मंदिर आइए, आप भी धार्मिक स्थलों पर आइए, लेकिन सिर्फ चुनाव के समय ही क्यों आते हैं? आप बतिया आई दीदी प्रियंका वाड्रा जी, तो चुनाव के समय ही क्यों आई? ये तो स्वाभाविक से जाते चुनाव हैं, के अलावा भी तो कभी आए साहब, उनका अभिनंदन करते हैं। हमेशा जाते हैं। धर्म का ठेका आपने नहीं ले रखा है, आप वोट का बांट नहीं रखते, हम स्वाभाविक। पटेल साहब, लेकिन इनका कमलनाथ जी का केदारनाथ जाना और उसके बाद आप लोगों की तरफ से अनाउंसमेंट हो जाना कि केदारनाथ जाएंगे पीएम साहब और वहां से फिर लाइव टेलीकास्ट होगा, ये भी तो सर आप लोगों की स्ट्रैटेजी थी। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। धार्मिक आस्था अपने है। मेरी बात सुनी, कमलनाथ जी या प्रियंका जी इस कद के नेता है कि जहां भी जाएंगे तो 100 से मीडिया उनको कवर करता है। पर चुनाव के दौरान ही क्यों जाएंगे? उसके अलावा भी तो जाइए साहब। चुनाव के दौरान नेक्स्ट टूर मंदिर का कब है, ये भी थोड़ा सा आपकी पार्टी को डिसाइड कर लेना चाहिए कि वक्त पर ऐसे टूर होने चाहिए। नीलाभ जी से पूछिए कि कब चुनाव के पहले आप जाएंगे हो। धार्मिक प्रवृत्ति के सभी है, सिंधिया मतलब कमलनाथ जी भी जाते हैं, प्रियंका जी भी जाती है, राहुल जी भी जाते हैं, कांग्रेस का जो धर्म का धर्म जाते हैं, उसको हम चुनाव में बुलाना नहीं चाहते, वरना ये तो ये भाजपा का खेल है, धर्म की राजनीति करना, ये हम नहीं करते। धर्म का आडंबर छोटा आडंबर हम नहीं करते, स्वाभाविक रूप से कब चुनाव में नहीं ना करें कर रहा। दूसरी बात रहा सवाल हमसे कहाँ चूकी, कहाँ गलती आपने, हमसे जहाँ चूकी उसका मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, पर हम अपनी बात आगे जनता तक नहीं पहुंचा पाए, उसका बाद में चिंतन करेंगे। लेकिन फिर भी हम कहते हमने चुनाव बहुत अच्छे से लड़ा। आज खंडवा में हमने वोटों का परसेंटेज बढ़ाया, भाजपा का परसेंटेज घटाया, रेगांव हमने उनसे छीनी है, तो हमने चुनाव अच्छे से लड़ा है। और मैं फिर बार करना चाहूंगा, हमें सरकारी तंत्र में चुनाव लड़ना पड़ा, सत्तारूढ़ दल से चुनाव लड़ना पड़ा, जो हर चीज में हमसे कई गुना वायदा, पैसे में, धन बल में, बल में, सरकारी उपयोग में मुख्यमंत्री लगे हुए थे। बड़ी विकट परिस्थितियों में चौतरफा हमले के साथ हमें चुनाव लड़ा और कांग्रेस में चुनाव लड़ने पर गए संतुष्ट है। देखिए पारुल जी, हमारे विद्वान साथी ने जैसे ही आपने धर्म का नाम लिया तो उनके मुंह से नोटंकी निकल गया कि हम नोटंकी नहीं करते। मतलब ये तथ्य है कि कांग्रेस नोटंकी करती है धर्म के नाम पर। करते हैं हम नहीं, आपने स्वीकार कर लिया। हम नहीं करते। मैंने ये शब्द इस्तेमाल किया। नोटंकी शब्द कहाँ से आया? पारुल जी ने तो धर्म का बोला था, आपने नोटंकी बोला। जो नोटंकी करता है उसी के मुंह से शब्द निकलेगा ना ये नीलाभ जी? लोग करते, हम नहीं करते। नोटंकी शब्द का आजकल यूज किया, धर्म का प्रचार करके वोट का वंडा पसंद आपके साथ। आपके इस देश को इतने साल हम देख रहे हैं कि चुनाव होते और मेरी उम्र तो काफी छोटी है, आप लोग ज्यादा एक्सपीरियंस हैं इस मामले में, कि काफी समय आप लोगों ने इस देश में चुनाव देखे, लेकिन शायद आपको भी याद नहीं होगा सनवर साहब कि ऐसा कोई चुनाव हुआ हो जिसमें जाति का, धर्म की बात ना की गई हो। शुरू से भगवान राम का उपयोग तो राजनीति में करते ही आए हैं और अभी धीरे से शिव जी की भी एंट्री करा दी। तो सियासत में इन सब चीजों का होना लगता है कि वोटर्स से फायदा मिलता है। देखिए पारुल जी, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी इसको फायदे और नुकसान के चश्मे से नहीं देखा। भारतीय जनता पार्टी तो आज भी बोलती है नीलाभ जी के माध्यम से कांग्रेस को कि उनको सकारात्मक मुद्दों पर राजनीति करना चाहिए, चुनाव के पहले जो मुद्दे बनाना चाहिए सकारात्मक बनाना चाहिए और जनता की सेवा अपना उद्देश्य होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। गांव, गरीब, किसान, पिछड़ों का उत्थान, जनजाति लोगों के जीवन स्तर में सुधार, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। भारतीय जनता पार्टी इस पर काम करती है और कांग्रेस ने नकारात्मक मुद्दों पर यह चुनाव लड़ने का प्रयास किया और जनता ने उनको सबक सिखाया। देखिए कांग्रेस ने किस प्रकार से अनर्गल बातें की। कांग्रेस ने कहा हमारे राष्ट्रीय नेताओं के लिए कि वो खुले सांड है। क्या ये इन शब्दों का उपयोग करना चाहिए एक स्वस्थ राजनीति में? क्या उन्होंने हमारे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी के लिए कमलनाथ जी ने कहा वो निकर पहनते थे। अरे भैया, निकर जब पहनते थे उनकी पार्टी आज 323 सीटें लेकर सर्वाधिक बड़ी पार्टी और देश में शासन कर रही है। और आपने जब बोला कि जब वो निकर पहनते थे आप 404 पर थे, आज आप 44 पर आ गए, तो आपको मंथन करने की जरूरत है या दूसरों की हाफ पैंट बताने की जरूरत है कि वो क्या पहनते थे? ठीक है, आइए नीलाभ जी आप जवाब दीजिए, फिर मैं अपना सवाल आपके सामने रखती हूँ। क्या कहना चाहते हैं? तो मेरे भाजपा के मित्र की बात पर उन्होंने बड़ी बड़ी बातें करी कि हम गरीबों के लिए काम करते हैं। 17 साल से आपकी सरकार प्रदेश में, 7 साल से देश में, एक उपलब्धि बता दीजिए आप। अरे क्या देखेंगे,
मोर्चे पे आपकी सरकार फेल हो चुकी है। लोग लाइलाज बे मौत पर है, इलाज के अभाव में श्रीमान। अरे आयुष्मान के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में कितने लोगों का इलाज हो रहा है आपको पता है? रोडों की हालत दिग्विजय सिंह शासन में क्या थी आपको जानकारी में है ना? बिजली कहाँ थी, पानी कहाँ था, लोग त्राही माम मचा रहे थे, हाहाकार मचा रहे थे। आज इन 15 सालों में लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम किया है। आज गांव-गांव और देहात में रोडें बनी हुई है। और आपको तो इस पर भी शर्म आती है कि हमारी अमेरिका से अच्छी सड़कें क्यों हैं? अरे भैया अगर हमारी सड़कें तो अच्छी है तो है, हमने थोड़ी कहा हर सड़क अच्छी है, लेकिन अमेरिका से भी अच्छी सड़कें हमारे यहाँ कुछ है तो आपको गौरवान्वित होना चाहिए। इसमें शर्म की बात कहाँ है? आपका भी तो मध्य प्रदेश है, आपका भी तो देश है भारत। खंडवा लोकसभा जाके देखिए आप, 5-6 घंटे लगता रोज जाते थे वहां पर। अभी कल देखा है आपने, राजस्थान पूरे देश में सर्वाधिक गड्ढों वाली सड़कों की गणना आई है। ये मैं रिकॉर्ड दिखाऊं आपको, ये दिखाता हूँ। ये राजस्थान में कितने गड्ढे, हमारे खंडवा में इतने गड्ढे। इस पर चुनाव हो रहा था क्या? खंडवा के जो पानी गिरने के कारण गड्ढे हुए हैं उनको भी पारुल जी शीघ्र किया जाएगा। एक सेकंड चुनाव जीते हैं, आप गर्व मत कीजिए, आपने सब जनता ने कुछ भी नहीं किया है। पूरी जिम्मेदारी से काम किया जाएगा। जनता की जो कोई समस्या प्राकृतिक कारणों से आ गई है, अगर बारिश अक्टूबर तक हुई है, देखिए पारुल जी, आमतौर पर अक्टूबर के पहले सप्ताह में गड्ढों को बंद करने का, गड्ढों को ठीक करने का काम किया जाता है, क्योंकि डामर और पानी की कोई दोस्ती नहीं है, दोनों की दुश्मनी है। जैसे पानी गिरता है डामर में गड्ढे होते हैं, लेकिन इस वर्ष ज्यादा पानी अक्टूबर माह में भी गिरने के कारण गड्ढे भरने का काम लेट चालू हो पाया। शीघ्र ही गड्ढे भरे जाएंगे। गड्ढे सड़क इसकी बात छोड़ दीजिए आप, इस पर लगातार चर्चा करते रहते हैं, तस्वीरें भी दिखाते रहते हैं और आपका मेंटेनेंस क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब बताते हैं सर। एक सेकंड रुकिएगा, अब सियासत पर आ जाइए, सड़क छोड़ दीजिए, गड्ढे छोड़ दीजिए सर, वहीं पर बैठ के हमें नहीं तो डिबेट करनी पड़ जाएगी। वापस आइए। सुनिए नीलम जी, ये तो तमाम चीजें हैं, तमाम मुद्दे हैं। ये भी इस इलेक्शन टाइम में चर्चा हो रही थी कि कैंडिडेट सिलेक्शन में भी कांग्रेस से चूक हुई। जी नहीं, कांग्रेस अच्छे दो सब अच्छा चुनाव लड़ा। कल्पना जी को छोड़ दीजिए, तो बाकी जगहों पर ऐसा लगता है आपको कि कैंडिडेट सिलेक्शन में चूक हुई, गलती की? की बात कर रहे हैं, राजधानी पूर्णी सिंह 3 बार के विधायक रह चुके हैं, वरिष्ठ नेता है, और पूरे जोश से चुनाव लड़ा। अरुण यादव जी पूरे समय चुनाव क्षेत्र में रहे, वो कांग्रेस का एक बड़ा नेता, सभी नेता उनके साथ सहयोग चल रहे। जीतू पटवारी, नंद कुमार सिंह चौहान साहब के सामने जब अरुण यादव जी एज अ कैंडिडेट कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उस वक्त इलेक्शन में काफी मार्जिन था, लेकिन उन्हें भी काफी हद तक वोट्स मिले थे, काफी अच्छे वोट्स मिले थे। और जाहिर सी बात है, इससे आकलन किया जाता है कि मतदाता कैंडिडेट के साथ कितना खड़ा है। एक वर्ष से तैयारी और उसके बाद उसी व्यक्ति को आपने एज अ फेस तो रिप्रेजेंट किया, लेकिन वोट किसी और के लिए मांगने के लिए, तो उससे अंतर तो पड़ा है सर। दिग्विजय सिंह जी ने उनको ट्वीट करके बधाई दी चुनाव लड़ने के कारणों का हवाला देते चुनाव से को विड्रॉ किया, लेकिन अरुण यादव चुनाव क्षेत्र से विड्रॉ नहीं किया। पूरा चुनाव अरुण यादव के इर्द गिर्द ही था, पूरे क्षेत्र में अरुण यादव सबका सर्वाधिक। अगर उन्होंने ये त्याग कर ही दिया था तो उनकी बातों की लाज रख लेते। उन्होंने तो कहा था कि किसी युवा को, किसी नए चेहरे को पार्टी उम्मीदवार बनाया, पार्टी मौका दे, ये उनका ही बयान था उस वक्त जब उन्होंने मना किया था इलेक्शन लड़ने से। उन्होंने पारिवारिक कारणों का हवाला देकर चुनाव लड़ने मना करेंगे, टिप्पणी तो थी ना उनकी। नए नेता की जगह नहीं, ये नहीं कहा था सर उन्होंने यही कहा था कि किसी युवा को, किसी नए चेहरे को पार्टी को अब आगे बढ़ाना चाहिए, मौका देना चाहिए, उनके शब्द थे। तो वही लिहाज रख लेते अगर उन्होंने ये त्याग कर लिया था। युवा है पारुल जी, कमलनाथ जी भी युवा हैं, दिग्विजय सिंह जी भी 75 साल के युवा हैं, सोनिया जी भी युवा हैं, सभी युवा होता है वहाँ। आप देखिए आपकी पार्टी के जो वोट बैंक 50,000 के आसपास लेके अगर आप 2.5 लाख की दावे करते थे, 50,000 को लेकर। लेकिन सर पृथ्वी पर नीलम जी, वहां तो ब्रजेंद्र सिंह राठौर साहब के पुत्र को आपने मैदान में उतारा था, नंद कुमार सिंह चौहान साहब के पुत्र को, हर्ष चौहान को नहीं उतारा मैदान में, तो आप लोगों ने उसको टारगेट किया। लेकिन यहाँ पर तो अगर पुत्र है और जिताऊ कैंडिडेट नहीं है तो आपकी हार हो गई ना सर। उन्हें तो जानबूझ के नहीं उतारा, इनकी आपसे सिर्फ उतार इतनी थी, उनकी तो राजनीतिक भूल हत्या कर दी इन सबने मिलकर, हर्ष चौहान की तो नहीं। ये तो लॉजिकल कारण था जो भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को दे देती। यहाँ जब दूसरे पार्टी से लाए हुए विधायकों को टिकट देकर वो अपने कार्यकर्ताओं को समझा देती है, तो ये तो पुत्र थे नंद कुमार सिंह चौहान साहब के, और उन्होंने वजह यही दी कि कैंडिडेट जिताऊ है तो बिल्कुल टिकट दिया जाएगा। तो उनकी आपसे सिर्फ फुटबॉल थी और उनकी राजनीतिक भ्रूण हत्या की गई है।
ठीक है, तो राठौर जी के पुत्र के अलावा और कोई कैंडिडेट नहीं था जो जिता सकता, या फिर आपको लगा कि सिंपैथी से ही हम जीत जाएंगे? देखिए, हम चुनाव अच्छा लड़ रहे हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, हमसे कहाँ चूक हुई है, कहाँ गलती है, उसका आत्मचिंतन करें। आप एक फिर मना क्यों कर रहे हैं? मतलब जी मैं वही तो समझना चाह रही हूँ ना, आप पहले मना करें कि नो 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 नो, फिर बोल रहे हैं कि हम फिर एंड में आ रहे हैं, जहां आप फंस जा रहे हैं वहां बोल रहे हैं कि हम आत्ममंथन करेंगे, हम आत्मचिंतन करेंगे। तो एग्जैक्टली आप एक्सेप्ट तो कीजिए ना, शुरुआत में एक्सेप्ट कीजिए, फिर जब हम उस पर डिस्कशन कर रहे हैं फिर आप उसके बाद मान। जल्दी से सनवर पटेल साहब, समय थोड़ा सा कम है, जल्दी से। पृथ्वीपुर में 17,000 से भी अधिक वोटों से हारने के बाद भी हमारे विद्वान मित्र कहते हैं कि हम चुनाव बहुत अच्छा लड़े। देखिए, पृथ्वीपुर के मामले में शुरू से इन्होंने भ्रम की स्थितियां बनाई। इन्होंने कहा कि वहां पर हमको सहानुभूति का बोर्ड मिलेगा, वहां पर हमको परंपरा का बोर्ड मिलेगा, और भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि वहां पर विकास के नाम पर बोर्ड मिलेगा, वहां दबंगाई को नकार दिया जाएगा। वहां किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं है, और दबंगाई को नकार के और विकास के साथ पृथ्वीपुर की जनता आई है। मैं पृथ्वीपुर की जनता का अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। वोट के लिए चुनाव नहीं लड़ा है, या गलत शब्द। ठीक है, अब जब फाइनल नतीजे आएंगे, वोट का अंतर, परसेंटेज, तमाम चीजों पर भी आगे चर्चा होगी, लेकिन फिलहाल तो खबर यही कि खंडवा से भारतीय जनता पार्टी इस वक्त 76,000 मतों से आगे चल रहे हैं, लीड लेकर चल रहे हैं ज्ञानेश्वर पाटिल साहब। इसके अलावा रेगांव भी हम देख लें, जोबट भी देख लें और पृथ्वीपुर भी देख लें, तो रेगांव में कांग्रेस प्रत्याशी कल्पना वर्मा जीत गई हैं। बाकी दोनों और सीटें जो है पृथ्वीपुर और जोबट, ये बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीलम जी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, समय दिया। सनवर पटेल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया, आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े। तो ये जो अपडेट्स आ रहे हैं लगातार ही हम आपको रूबरू आपको करा रहे हैं इन तमाम चीजों से। खंडवा की मैं बात कर रही थी, बीजेपी प्रत्याशी यहां से आगे चल रहे हैं ज्ञानेश्वर पाटिल साहब, एक बड़ा अंतर 76,000 से ज्यादा मतों के लीड लेकर चल रहे हैं वो। रेगांव में कल्पना वर्मा जी की जीत हो गई है, 12,000 से ज्यादा मतों से उन्होंने यहाँ जीत दर्ज की है। जोबट में हम बात करें तो बीजेपी की जीत जोबट में भी हुई है। सुलोचना रावत जी बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन 6,000 का अंतर है। और पृथ्वीपुर की अगर बात करें तो शिशुपाल यादव 12,000 वोटों से अभी तक आगे चल रहे हैं, यानी लगभग जीत की तरफ। अभी भी जो खंडवा है वहां पर कितना मार्जिन आता है, कितना अंतर आता है, इस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। लगातार मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस, बीजेपी, इन तमाम लोगों से हम चर्चा कर रहे हैं, आंकलन करने की कोशिश कि अगर रेगांव छूटी बीजेपी से तो क्यों, और बाकी अगर हम कांग्रेस से भी सवाल कर रहे हैं तो आखिर क्यों इतना सब कुछ करने के बाद प्रयास, पुरजोर कोशिशें, सब कुछ साग दाव पर, लेकिन बावजूद उसके भी वो रिजल्ट कांग्रेस को नहीं मिला। और उसके बाद कांग्रेस में आगे की रणनीति, स्ट्रैटेजी क्या होगी, बदलाव होगा, या फिर इन्हीं तमाम परिस्थितियों के साथ कांग्रेस आगे भी बढ़ेगी, ये तमाम चीजें जिनको लेकर चर्चा लगातार जारी है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।